वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएससी पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर का गेस्ट पेपर और साथ में पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। एचएससी पार्ट 2 का जो हमारे पास पेपर होता है वो टोटली 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपके 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और बाकी आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 स्टैटिस्टिक्स का पेपर। अब हमारे पास अगर क्लास 12 के स्टैटिस्टिक्स के पेपर के हवाले से बात करें तो आपका पेपर सेम पुराने पैटर्न पे जा रहा है। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था, आपका सेम सेकंड ईयर का पेपर भी ऐसा होगा। आपका पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। सेम आपके पास 85 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर, जिसमें से आपके पास 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी आपके पास जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें से 42 मार्क्स के आपके शॉर्ट आएंगे और बाकी रिमेनिंग 26 मार्क्स के आपके लॉन्ग आएंगे। और शॉर्ट में से भी आपने 14 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपके पास 19 शॉर्ट्स आएंगे और हर शॉर्ट जो है वो आपके पास 3 नंबर जो है, और इसी तरह जो है वो आपने जो है वो 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होंगे और हर लॉन्ग जो है वो आपके पास 13 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। तो इस तरह से आपका ये पेपर पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। अगर हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं तो आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 बुक बी अरेंज इन अ शेल्फ। कि हाउ मैनी वेज कितने तरीके से हम 4 बुक्स को शेल्फ पे अरेंज करते हैं। तो ये आपके पास सिंपल जो है वो आपने क्या करना है, इसका फैक्टोरियल ले लेना। आपके पास नंबर ऑफ़ बुक्स है 4, तो आप 4 का फैक्टोरियल ले लोगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, या मैनुअली भी आप इसे सॉल्व करना चाह रहे हो तो 4 का फैक्टोरियल आपके पास हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 ज़ा 12 हो जाता है और 12 2 ज़ा 24 हो जाता है। तो इसका आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स फॉर एग्जामिनेशन पेपर सब्जेक्ट टू हिज पर्सनल बिलीव्स, गेस और कॉन्फिडेंस, हिज अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी इज़। अब वो कह रहे हैं कि बच्चा है वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है और वो अकॉर्डिंग टू जो उसके पर्सनल बिलीव्स हैं, गेसेस हैं उस या कॉन्फिडेंस है उसको सब्जेक्ट को लेकर, वो उसी के हवाले से जो है वो अपना पेपर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। तो इस अप्रोच को प्रोबेबिलिटी की ज़बान में, या आप कह सकते हो ना प्रोबेबिलिटी, हम उसको क्या कहेंगे कि वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, एक्सोमेटिक है, पर्सनल और सब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ही पढ़ो तो उसमें ही आंसर है, क्योंकि वो कह रहे हैं पर्सनल बिलीव एंड गेसेस। तो वो पर्सनल के ऊपर जब बात कर रहा है तो वो ऑब्वियसली आपके पास पर्सनल या उसको सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो। तो इसका जो है वो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आर। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम दो जो भी है आपके पास ए एंड बी है उसका अगर हम यूनियन लेते हैं और वो आपके पास इक्वल आता है प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो आपके पास वो जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, नॉन म्यूचुअली है, ये इक्वली लाइकली है। तो हमें पता है कि जब भी आपके पास जहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाता है, तो वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो आपके पास है इसमें आपके पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज़ इक्वल्स टू इट्स मीन। कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो है वो उसकी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो हमेशा आपके पास म्यू के इक्वल होती है और यही आपके पास जो है वो उसका मीन भी होता है। इफ़ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर आपके पास एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है एंड एफ ऑफ एक्स इज़ द पी डी एफ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24। तो अगर आपके पास एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है और जो पी जो है वो इक्वल टू 24 है, तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि आपके पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमेशा हम वैल्यूज़ इंटरवल में लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास सिंगल वैल्यू आती है या सिंगल पॉइंट आता है तो आपने हमेशा याद रखना है कॉन्टीन्यूस में सिंगल पॉइंट पर आपके पास वैल्यू हमेशा आपके पास ज़ीरो ही होगी। द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन, आपके पास जो मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो वो आपके पास इक्वल होता है एन एंड पी के।
ठीक है, वो आपके पास n और p के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप n देखें तो n जो होता है वो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होती हैं हमारे पास, और जो हमारे पास p होता है वो आपके पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपके पास डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, यानी कि ऑप्शन डी पर। अब आपके पास नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रीब्यूशन डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम वन ट्रायल टू ट्रायल। फ्रॉम वन ट्रायल टू ट्रायल के मतलब एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होती है। तो आपके पास हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपके पास चेंज होती है फ्रॉम वन ट्रायल टू अनदर। तो यहाँ पे आपके पास हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रीब्यूशन डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी, अब नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें हमारे पास है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा टू इज़ इक्वल्स टू। तो आपके पास वो पूछ रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बीटा टू होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है। तो बीटा टू जो MCQs है हमारे पास, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा टू इज़ इक्वल्स टू। तो हमारे पास जो बीटा टू होता है वो आपके पास इक्वल होता है 3 सिग्मा 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा 4 के। देन सिग्मा सिग्मा से अगर कैंसिल हो जाए तो आपके पास 3 बचता है। तो बीटा टू आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपके पास रेंज होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब ज्ञात कर रहे हैं तो आपको पैरामीटर्स और रेंजेस का पता होना चाहिए तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस का। अब आपके पास नेक्स्ट है, सपोज दैट फॉर द सर्टन पॉपुलेशन सिग्मा इज इक्वल टू 20 एंड द सैम्पल ऑफ साइज इज 25 टेकन, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो इसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, √n। अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू गिवन है जो आपके पास 20 है, एंड देन आपके पास आ जाएगा सिग्मा अंडर रूट, और n आपके पास क्या है 25 है। अब हमें पता है कि आपके पास √25 आपके पास किसके होता है, 5 के इक्वल होता है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 20, एंड देन आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ इक्वल्स टू सिग्मा 25 सर आपके पास हो जाएगा 10, ये तो आपके पास हो जाएगा 100, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा 100। तो इसका आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपके पास नेक्स्ट है, अ पॉपुलेशन कंटेन्स 2 आइटम्स, 4 items are selected at random with replacement, all the possible sample will be। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि विद रिप्लेसमेंट है, और आपके पास पॉपुलेशन में 2 आइटम्स है। ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन के अंदर 2 हैं, और जो है वो 4 आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, और उनमें से सिलेक्ट किया गया है आपको 4 आइटम्स को। तो इस केस में जो आपके पास कैपिटल N है वो आपके पास हो जाएगा 2, और स्मॉल n जो है वो आपके पास हो जाएगा 4। और क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो विद रिप्लेसमेंट में आपके पास फॉर्मूला होता है n⁻⁴ स्मॉल n, तो 2⁻⁴ हो जाएगा, और 2⁻⁴ आपके पास होता है 16। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 16। और अगर यहाँ पे हमें कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर यहाँ पर हम जो है वो अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते 4C, सॉरी आपके पास यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है वो यूज़ नहीं होता। MCQs है, इफ़ द ऑब्जर्वेशन आर पेयर्ड एंड द नंबर ऑफ पेयर इज़ n, देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू, तो आपके पास n-1 के इक्वल हो जाता है। अ जज इक्विट्स अ गिल्टी पर्सन, इट एन एग्जाम्पल ऑफ। इक्विट्स का मतलब होता है बरी कर देना, रिहा कर देना। तो एक जज ने गिल्टी पर्सन को रिहा कर दिया, इसका मतलब है कि वो बंदा जो है उसने कसूर किया था तो उसको आपने बेकसूर करार दे दिया। तो ऐसे एरर जहाँ पे आपके पास इंसान गलत होता है लेकिन आप जो है वो उसको कहते हो कि नहीं ये भाई ठीक है, तो वो आपके पास हमेशा टाइप 2 एरर होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा टाइप 2 एरर। अब नेक्स्ट है, द क्रिटिकल रीजन इज डिसाइडेड इन द बेस्ड ऑफ इन द कीप इन द व्यू। तो आपके पास क्रिटिकल रीजन को हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो हम अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू डिसाइड करते हैं कि हमारे पास 1 टेल है 2 टेल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके पास क्या होगा। व्हेन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर टू स्मॉल द वैल्यू स्काई स्केयर इज़ ओवर एस्टिमेटेड। अगर आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, ठीक है, तो आपके पास वो हमेशा ओवर एस्टिमेट करेगा चीज़ों को।
For the contingency table, degree of freedom is 12 and the number of column is 5, the number of rows will be. तो इसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है उसको, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा DF इज इक्वल्स टू R-1 C-1. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है, वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो आपके पास 12 है. नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करनी है, तो ये R-1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा. कॉलम आपके पास 5 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5-1, और 5 R-1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा. 5-1 आपके पास 4 होता है और यहाँ पे 12 आ जाएगा. 4 यहाँ पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास R-1 एज इट इज़ आ जाएगा. अब 12 डिवाइड बाई 4 आपके पास हो जाता है 3, तो 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा R-1. अब ये आपके पास इस साइड पे आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू R हो जाएगा, तो R आपके पास हो जाएगा 4. तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास R आ गया आपके पास 4, तो आपके पास R यहाँ पे 4 हो जाएगा. माउस एन एग्जाम्पल ऑफ, तो माउस आपके पास हमारे इनपुट डिवाइस हो जाएगी. तो दिस इज़ आपके पास हमारे पास डन हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव. लेट्स गो थ्रू द सब्जेक्टिव. हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की. अब हमारे पास सेक्शन बी है, ठीक है. अब आपके पास ओके, अब हम बात करेंगे हमारे पास सेक्शन बी की. एंड सेक्शन बी में आपके पास टोटल 19 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 14 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं. और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर्स कैरी करता है, यानी कि 42 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है. ओके, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन. तो आपने बताना है कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है. अब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये आपके पास कौन से चैप्टर में से आया है. तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 यानी. अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की. सेक्शन बी आपके पास टोटल 42 मार्क्स का होता है. इसमें आपके पास 19 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन. आपने परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के दरमियान डिफरेंस लिखना है. तो आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपके पास है कि आपने 3 तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन आप जो है वो कोशिश कीजिएगा एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा, ताकि अगर मार्क्स जो हैं अगर आगे पीछे होते हैं तो उसमें कटने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं. अब अगर हम बात करें परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के डिफरेंस की, तो हमें पता है कि आपके पास जो परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन में आप बात करते हो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की, जबकि हम कम्बिनेशन में बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट. परम्यूटेशन में आपके पास जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, जबकि कम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता. अब हम परम्यूटेशन को इस्तेमाल कब करते हैं. परम्यूटेशन को हम तब इस्तेमाल करते होते जब आपने रैंकिंग, सीक्वेंस, अरेंजमेंट या किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट पोजीशन देनी होती है. लेकिन हम जब कम्बिनेशन की बात करते हैं, कम्बिनेशन या तो आपने सिलेक्ट करना है, किसी ग्रुप का आप सबसेट ले लेते हो, मतलब आपने 10 लोग हैं तो उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, 10 बॉल्स हैं उसमें से 4 सेलेक्ट करनी है, तो हम उसको तब इस्तेमाल करते हैं. तो इस वजह से परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो अगर आपने इसकी एग्जांपल्स लिखनी है तो आप इसकी एग्जांपल्स, तो आपके पास परम्यूटेशन के लिए आ जाएगी अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन वर्ड्स, और कम्बिनेशन के लिए आ जाएगा चूजिंग अ लॉटरी नंबर. इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप 4th पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो आप इन दोनों का फॉर्मूला भी इसमें डाल सकते हैं, वो लिख सकते हैं. तो आपके पास परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है. और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन चैप्टर है. इसमें आपके पास फैक्टोरियल्स हैं, उसमें आपके पास सेट्स हैं, और परम्यूटेशन और कम्बिनेशन, डिसजॉइंट सेट, इनके बारे में ही है. तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन आएगा, या तो वो कम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर परम्यूटेशन का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, या इसी तरह वो पूछ सकते हैं कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क क्या है, या आपको सेट से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको एज अ सेट हम डिसजॉइंट सेट है, नल सेट है, तो उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 1 में आपके पास ज़्यादा कुछ आप कह सकते हो इतना मटीरियल नहीं है. चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो आएगा वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कर दें या अरेंजमेंट ऑफ दिस लेटर कर दें, क्योंकि मोस्टली आपके पास पेपर में आता भी है कि परम्यूटेशन बता दें, एक कम्युनिटी वर्ड दे देंगे, उसमें से वो पूछेंगे कम परम्यूटेशन क्या. चैप्टर नंबर 10 में से मोस्टली आपके पास कुछ इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं.
अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट विद, अब आप यहाँ पे गिवन है कि ए एंड बी आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना है। अब हमारे पास डेटा आपके पास गिवन है और हमने अब जो है वो फाइंड करना है, तो इसके लिए अब हम ए यूनियन बी का जो हमारे पास फॉर्मूला है हम उसको यूज, अब ये हमारे पास ए यूनियन बी फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिवन है। इसलिए हम पहले जो है वो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.2, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.6। तो 0.2 और 0.6 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.12। अब सिंपली जितनी भी चीज़ें आपने उसको इस फॉर्मूले में जो है वो पुट कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.2 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0.6 है माइनस 0.12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.68। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके पास चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो तो आपके पास है, इन अ गिवन पॉपुलेशन 470 मेल्स बर्थ आर रजिस्टर्ड इन 1000 बर्थ, मतलब 1000 बर्थ में से 470 जो है वो आपके पास मेल हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट फीमेल बर्थ, तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट फीमेल बर्थ आपके पास कब होगी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी है। सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ़ एन आपको गिवन है, वो आपके पास 1000 है, और मेल बर्थ का गिवन है वो 470 है, लेकिन हमने क्या निकालना है, फीमेल बर्थ के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि फ़ीमेल्स की पॉपुलेशन निकालोगे कि फ़ीमेल्स की कितनी बर्थ हो रही है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 1000 में से माइनस करेंगे 470 को, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 530, यानी कि 530 फीमेल्स बर्थ की उनकी बर्थ होगी आउट ऑफ 1000 बर्थ। अब आपको जानना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट फीमेल बर्थ क्या होगी, तो उसके लिए आपने हम सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ डिज़ायर आउटकम फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, तो उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है, 530, और उसको आपने सिंपली डिवाइड कर देना है एन पर, जो कि आपके पास है 1000। तो यहाँ पे आपका डिज़ायर आउटकम आ जाएगा 0.53, यानी कि आपके पास नेक्स्ट फीमेल के बर्थ के चांस हैं आपके पास 0.53। और इसी तरह क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमें गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है और इक्वेशन गिवन है, हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है। अब ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 रैंडम वेरिएबल में से है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को यूज़ करके हम वेरिएंस ऑफ वाई भी निकालेंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई को भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, इस इक्वेशन पर हमने एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करना है। अब अगर हम इस इक्वेशन पर एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। 2 पे आपके पास एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होती, एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होती, इस वजह से हमारे पास 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमें गिवन है जो कि आपके पास है 0.55, तो 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 0.55 प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब आप इसको सिंपली सॉल्व, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.1 प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा 2.1। अब इसी तरह से हमने वेरिएंस को भी फाइंड करना है, ठीक है। अगर अब मैं सेम जो है इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है तो इस वजह से आपके पास 1 0 हो जाएगा,
अब 2 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 4 हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ x हमें गिवन है जो कि हमारे पास है 1.55 एंड वेरिएंस ऑफ y हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 को आप सिंपली अंदर मल्टीप्लाई तो हमारे पास यहाँ पे हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 6.20। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस सिर्फ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो एक्सपेक्टेशन के कुछ रूल्स हैं और जो वेरिएंस के अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं आपको वो आने चाहिए, आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करनी है। अब अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमारे पास उसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ हमें क्वेश्चन है, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। इसका मतलब है जो भी आपका आंसर आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आना चाहिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। और जो सेकंड है वो हमारे पास ये है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगा वो हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। मतलब जो आप सम करोगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं उन सब का आप सम करोगे तो एंड में रिजल्ट आपका 1 ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास रैंडम वेरिएबल x है और वो आपके पास बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मीन आपके पास 3 है और वेरिएंस 2 है और आपने कंप्यूट करना है p(x) = 6। अब हमने क्योंकि p(x) = 6 कंप्यूट करना है और इसके लिए हम बाइनॉमियल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बाइनॉमियल का फॉर्मूला आपके पास होता है NCx p⁻x और q की वैल्यू होती है n-x। अब हमारे पास अगर हम क्वेश्चन में देखिए हमारे पास मीन और वेरिएंस गिवन है, ना हमारे पास p गिवन है, ना ही q गिवन है, ना ही हमारे पास x गिवन है, n गिवन है। हमारे पास सिर्फ x गिवन है जो कि हमारे पास है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p, q और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम मीन और वेरिएंस का इस्तेमाल करेंगे। मीन आपके पास जो होता है बाइनॉमियल का वो होता है NP और जिसकी वैल्यू आपके पास 3 गिवन है। इसी तरह वेरिएंस का अगर हम देखें तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास होता है NPQ और उसकी वैल्यू आपके पास 2 गिवन है। अब यहाँ पर मैं Q निकालने के लिए क्या करूँगी, वेरिएंस को डिवाइड करवा देंगे मीन पर। तो वेरिएंस आपके पास है NPQ डिवाइडेड बाय NP और NPQ आपके पास 2 के इक्वल है और NP 3 के। यहाँ से आपका NP कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास सिर्फ Q बचेगा तो Q आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू आ गई है। अभी हमें चाहिए P की वैल्यू। P की वैल्यू के लिए आप सिंपली क्या करोगे, P + Q जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू द बाइनॉमियल जो है P + Q 1 इसलिए होता है सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1 और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 1 की इक्वल होती है क्योंकि आपके पास बाइनॉमियल जो है वो डिस्क्रीट है इस वजह से। अब P की वैल्यू हमारे पास है नहीं, Q की वैल्यू हम बेशक पुट कर लेंगे जो आपके पास 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे Q की वैल्यू को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा P = 1 - 2/3। आप सिंपली इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 जो आपके पास आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आपके पास P की वैल्यू भी आ गई है जो आपके पास है 1/3। अब इसके लिए आपको फर्दर चाहिए n की वैल्यू। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो P की वैल्यू है उसको सिंपल मीन में जो है वो पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा NP = आपके पास 3 है और आपके पास P की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/3 है तो ये 1/3 = 3 हो जाएगा। ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा n = 9। ये आपके पास n की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास Q भी आ गया है, हमारे पास P भी। अब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमारे पास बाइनॉमियल का फॉर्मूला था जो कि हमारे पास है P = x। इसमें अब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9C6 क्योंकि हमारे पास x जो है वो आपके पास 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9C6। P की वैल्यू आपके पास 1/3 है और x की वैल्यू आपके पास 6 है, Q की वैल्यू आपके पास 2/3 है और 9 - 6 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 9C6 आपके पास 84 होता है
और 1/3 6 का अगर हम 6 लेते हैं, 6 की पावर लेते हैं, तो ये 1/7 to 9 हो जाएगा। इसी तरह 9 - 6 आपके पास 3 होता है, और 2 की पावर 3 आपके पास 8 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 आपके पास 27 हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 672 डिवाइडेड बाय 19683। आप चाहे तो इसको पॉइंट्स में लिख लें या इसी तरह इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर हमने p = 6 के लिए सोल्यूशन कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n = 5, p of x = 0, p of x = 0 = p of x = 1, फाइंड द वेरिएंस। अब हमने जो इक्वेशन गिवन है इसी के थ्रू हमने जो है वो वेरिएंस को फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है हम उसको लिख लेंगे। अब हमारे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है NCX p⁻x and Qn-x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास p of x = 0 है और p of x = 1 आपस में इक्वल है, जबकि n हमारे पास है 5। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ करके वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले हम जो है वो p of x = 0 और p of x = 1 को अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल फार्मूला जो है उसको हम एडजस्ट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। n आपके पास 5 है तो ये आपके पास हो जाएगा 5c0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है। p आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, और p के ऊपर जो आपके पास पावर होती है वो x होती है, तो यहाँ पे p की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और q की q हमारे पास n - x होता है, तो ये हो जाएगा 5 - 0। इसको हम इक्वल करेंगे, अगेन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5c। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, p की पावर आपके पास 1 हो जाएगी, और q आपके पास हो जाएगा 5 - 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 आपके 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो जाती है तो वो भी आपके पास 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 5 - 0 5, तो ये आपके पास यहाँ पे सिंपल आ जाएगा Q5। और अगर राइट साइड पे देखें तो 5c1 आपके पास 5 हो जाता है, p की पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगी, और Q 5 - 1 आपके पास 4 हो जाता है। तो ये आपके पास Q5 = 5 p की पावर p × q की पावर 4 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर मैं इस q को इस लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा q की पावर 5 डिवाइडेड बाय q की पावर 4 = 5p। और यहाँ पर ये q की पावर 4 ऊपर वाले से सॉल्व होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा q = 5p। अब यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू तो निकल नहीं रही है, तो यहाँ पर हम इस q में जो इस वाली जो इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे p + q = 1। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, q = 5। अब हमने ये वाला सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, p को आप इसी साइड पे रहने देंगे, q को आप इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 - q। तो ये हो जाएगा 1 - q। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा q = 5 - 5q। अब आपने इस 5q को आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा q + 5q = 5, एंड 5q + q आपके पास 6q हो जाएगा। तो ये आपके पास 6q = 5, तो q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसी सेम वैल्यू को आप चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप जो है वो दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट कर, अब हम q की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो q की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 5। अब हम q की वैल्यू को जो है वो इस इक्वेशन में जो है वो डालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5/6 = 5p। तो यहाँ पर आपके पास p इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 / 30 = p। आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। तो आप एग्जैक्ट ये कह सकते हैं कि 1/6 = p की आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास p भी है, q भी है और n भी है, तो हम इसके थ्रू अब वेरिएंस की निकालने की कोशिश करते हैं। और हमें पता है बाइनोमियल का जो वेरिएंस होता है
वो आपके पास इक्वल होता है NPQ के। तो यहाँ पर n आपके पास जो है वो हमारे पास 5 है, p की वैल्यू 1/6 है और q की वैल्यू आपके पास 5/6 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 36। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास है कि फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 9 and 18, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसमें से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो Q1 होता है यानी कि क्वार्टाइल 1 जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के, और जो Q3 होता है वो आपके पास होता है म्यू प्लस 0.6745 के। अब अगर हम इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन जो है इसको 1 का नाम दे दूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देती हूँ और इसमें इक्वेशन 2 को जो है वो इक्वेशन 1 में से माइनस कर दूँ, इक्वेशन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा Q3 माइनस Q1 इज़ इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा माइनस म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। अब Q3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास 18 है और Q1 की वैल्यू हमारे पास 19 है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा माइनस म्यू, और माइनस माइनस आपके प्लस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 0.6745 सिग्मा। तो यहाँ से माइनस म्यू प्लस म्यू से आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 18 माइनस 9 आपके पास 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 0.6745 सिग्मा आ जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास 6.67। अब इसी सिग्मा को आप चाहे इक्वेशन 1 में डाल दें या इक्वेशन 2 में डाल दें, ठीक है, तो उससे हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं, इक्वेशन 1 में म्यू की वैल्यू जो Q1 था वो आपके पास 9 था, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.6745 और सिग्मा की वैल्यू 6.67 है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.50 म्यू माइनस 4.50 इज इक्वल्स टू 9। अब इसको यहाँ पे जाके आपने ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4.50 इज इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू आपके पास आ जाएगा 13.50। तो ये आपका रिक्वायर्ड म्यू है। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5। जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो आपके पास 5 है। फाइंड द थर्ड एंड द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास म्यू2 जो है वो आपके पास 5 है, ठीक है, तो अभी हमने थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट फाइंड करनी है और हमें पता है थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन आपके पास 0 होता है, तो फोर्थ मूवमेंट आपके पास इक्वल होता है 3μ2 यानी कि सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर। तो अगर आप सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 25 और 3 इंटू 25 आपके पास होता है 75, यानी कि फोर्थ मूवमेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 70। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमने डिफरेंशिएट करना है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दरमियान। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो आपने ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी में सैम्पलिंग में आपका हर एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन नोन होता है, ठीक है। आपके पास पॉपुलेशन जो है वो नोन होगी, आपके पास जो इसका सिलेक्शन मेथड होता है वो आपके पास रैंडम होता है, मतलब थ्रू रैंडम सिलेक्शन जो है वो आप करते हो। सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे थोड़ा काम
कम ही होता है, ठीक है। इसमें रैंडम टेबल हो जाते हैं इस तरह के। इसमें जो होते हैं ना बाइसनेस वो बहुत ज़्यादा लो होती है, मतलब जो रिस्क ऑफ बाइसनेस होता है वो आपके पास लो होता है, बाइसनेस आपकी लो होती है। इसके अलावा कि आपके पास यहाँ पे जो हम रिज़ल्ट निकालते हैं, जो जनरलाइज करते हैं रिज़ल्ट को, वो आपके पास होल पॉपुलेशन के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास जो इसकी कॉमन टाइप्स होती हैं उसमें आपके पास आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। जबकि अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास इसका ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन नोन थी, तमाम एलिमेंट नोन थे, जबकि आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तमाम एलिमेंट नोन नहीं होते, आपके पास कुछ सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी को अननोन भी होती है। इसमें हमारे पास जो रैंडम सिलेक्शन नहीं होती, इसमें आपके पास अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस सेलेक्ट करते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जो मोस्टली आपके जजमेंट पे होती है या कोटा बेस होती है, स्नो पोलिंग के थ्रू की जाती है। इसमें बाइसनेस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह ये होती है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में तो रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमने पॉपुलेशन में से जो आदमी हमने सेलेक्ट किया या जो चीज़ सेलेक्ट की है, जो एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसको हम जानते हैं या नहीं जानते, या हमारा उसकी तरह कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द जजमेंट कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ड्रॉ कर रहे हैं कि अच्छा ये मेरे घर के करीब है तो मैं इसको सैम्पल ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छा ये यहाँ मेरे जानने वाले हैं तो मैं इधर से सैम्पल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस वजह से वहाँ पर जो रिस्क ऑफ बाइसनेस होता है, बाइसनेस का मतलब होता है कि जब आप जो कहते हैं ना भाईचारे में आके कोई चीज़ कर देते हो या फिर इग्नोर कर देते हो सुस्ती की वजह से, या कहते हैं खैर है एक वैल्यू ही तो आगे पीछे हुई है, खैर है कोई बात नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी डेटा में बाइसनेस आती है, जिसकी वजह से आपके रिज़ल्ट जो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं आते हैं, आपके रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आते हैं। तो कन्वीनियंस में जब हम चले जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो इसकी वजह से आपके पास बाइसनेस की जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि आप हो सकता है कि आउट ऑफ कन्वीनियंस ऐसा ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। जब वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा तो आपके आंसर्स कभी भी ठीक नहीं आते। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कॉमन टाइप्स की बात करें तो उसमें आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग, आप कह सकते हो कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग जो है ये आपके पास ज़्यादातर इन्वॉल्व। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन आपके पास जो है वो 310 है, स्मॉल एन आपके पास 10 है, आपके पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो गिवन है और आपने फाइंड सिग्मा स्क्वायर करना है व्हेन सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट, जब आपके पास सैम्पलिंग डन हो गई है विदाउट रिप्लेसमेंट के। अगर अब हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, और जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है बार का स्क्वायर समीशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। सिंपली ये जो आपके पास एफपीसी इसमें ऐड हो जाता है, इसकी वजह से ये आपके विदाउट जो है वो रिप्लेसमेंट में आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको गिवन है जो कि आपके पास 35 है, आप सिंपली 35 पुट कर लोगे। सिग्मा स्क्वायर आपने फाइंड करना है, स्मॉल एन आपके पास 100 है, कैपिटल एन आपके पास 310 है, माइनस आप स्मॉल एन करेंगे और कैपिटल एन में से आपने माइनस करना है 1 को। आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये 35 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से आपने सिग्मा स्क्वायर एज इट इज़ लेना है, डिवाइडेड बाय 100 भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। 310 में से आप 100 माइनस करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा 210, और 310 में से आप 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 309। अब आपने इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके लिए आप फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये आपके पास हो जाएगा 210 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30900। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1081500, और यहाँ पर आपके पास इक्वल हो जाएगा ये 210 सिग्मा स्क्वायर के। अब हम सिंपली क्या करेंगे, 210 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10815
00 डिवाइडेड बाई 210 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वेयर। तो इसको सिंपली आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 5150। तो ये आपके पास सिग्मा स्क्वेयर का आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। अब हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है। इफ़ द सैम्पल साइज इज n इज इक्वल्स टू 2 विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे सैम्पल साइज हमें बताया है n इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि FPC अब हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है। और हमने गिव मीन एंड अ वेरिएंस 10 एंड 2.5 जिस, और हमारे पास जो है वो मीन गिवन है आपके पास 10 और वेरिएंस जिसका गिवन है 2.5। और हमने फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस हमारे पास ओके तो अब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट है। तो विद रिप्लेसमेंट जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा विद रिप्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपके पास म्यू का फॉर्मूला आ जाता है। तो आपके पास पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन आपके पास इक्वल होते हैं। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन मीन सैम्पल मीन इक्वल हैं और अगर हमारे पास सैम्पल मीन 10 है, इसका मतलब है कि आपके पास पॉपुलेशन मीन भी 10 ही होगा। अगर आपके सैम्पल मीन 10 है, इसका मतलब है आपका पॉपुलेशन मीन भी 10 ही है। और क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है तो इसमें FPC का तो ऐड नहीं होगा। तो आपके पास अगर हम वेरिएंस के लिए, तो वेरिएंस के लिए आपके पास हो जाएगा सिग्मा स्क्वेयर सैम्पलिंग वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। अब आपके पास सैम्पलिंग में जो है वो आपके पास वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास है 2.5। सिग्मा स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने उसको फाइंड करना है और n की वैल्यू हमारे पास है 2। अब ये 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वेयर। तो आपके पास यहाँ पे ये आपका वेरिएंस आ गया है 5। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर। अब आपके पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। अगर मैं सिंपल अजान अल्फाज में कहूँ तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर आपके पास वो एस्टिमेटर होगा जब आपके पास उसका मीन जो है उसकी ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाता है। यानी कि आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा जो है आपके पास थीटा के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपके पास जब हमारे पास मीन जो है उसकी पॉपुलेशन के पैरामीटर की इक्वल आ जाता है तो वो आपके पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर कहलाता है। अब नेक्स्ट आपके पास है कि गिवन है, आपको मीन गिवन है, म्यू नॉट गिवन है, एन गिवन है, एस गिवन है और आपने वैल्यू ऑफ टी फाइंड करनी है। इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, जो टी का आपके पास स्टैटिस्टिक्स है आप उसमें वैल्यू पुट, यहाँ पे हमारे पास टी का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन। अब एक्स बार हमें क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 120 है, म्यू नॉट हमें गिवन है जो कि हमारे पास 100 है, एस हमारे पास गिवन है, हमारे पास एस है 34.75 और एन हमें गिवन है 25। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 120 में से आप 100 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय आपके पास 34.75 एज इट इज़ आ जाएगा और अंडर रूट 25 आपके पास 5 होता है। आप इसको फर्दर सॉल्व, यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 2.877। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ मेंट बाय कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा टेबल जो कि रो और कॉलम से मिल के बना है, आपके पास एक ऐसा टेबल जो रो और कॉलम से मिल के बना है, ठीक है, जिसके में आपके पास एट्रीब्यूट्स भी हैं और आपके पास इस तरह के आपके पास योर बीटा जो है वो आपके पास उसमें डिफरेंट रो और कॉलम्स को मिला के ये बनता है। ये बेसिकली होता आपके पास क्या है कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके पास एक टेबल होता है जिसको आप क्रॉस टेबल भी कह सकते हो, क्रॉस टेबुलेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास यूज़ कहाँ होता है, ये आपके पास तब यूज़ होता है जब आपने दो या दो से ज़्यादा कैटेगोरिकल डेटा जो है को आपने
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना होता है, तो ये आपके पास तब यूज़ होता है। ठीक है, आपके पास कॉन्टीजेंसी टेबल 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है, पर कॉन्टीजेंसी टेबल मोस्टली यूज़ होता है। जिस तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है, इसी तरह आपके पास कॉन्टीजेंसी टेबल भी होता है। दोनों का काम यही होता है कि वो डेटा को उसके अंदर समराइज़ कर रहा होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली जो है वो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है, जबकि आपके पास कॉन्टीजेंसी टेबल कैटेगोरिकल डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपके पास। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग, अल्फ़ा 54 है, अल्फ़ा बीटा आपके पास 16 है, बी 490 है, एन कैपिटल एन है एंड 1000 है। आपने शो करना है ए एंड बी में आपके पास पॉजिटिवली एसोसिएट है, नेगेटिवली एसोसिएट है या इंडिपेंडेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपको टेबल का पता होना चाहिए। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से आप टेबल बना लेंगे, बी बीटा ए अल्फ़ा, आप एट्रीब्यूट्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए बी वाली वैल्यू आती है, यहाँ पे आपके पास ए बी आ जाएगा, यहाँ पे ए बीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बी आ जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। और इन सब का जो टोटल होता है कैपिटल एन होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आपके पास 1000 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आपने इस टेबल को फिल करना है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 54 है। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 54 है यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इस साइड पे आ जाएगा। इसी तरह उन्होंने हमें कहा है कि बी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 490, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे आपके पास आ जाएगा 490 आ जाएगा। अब उसके अलावा हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो अगर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। अब ये जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम बाकी वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करेंगे। तो अगर मैं 1000 में से 490 को माइनस करती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 510। इसी तरह 1000 में से अगर मैं 54 को माइनस करूँगी, ये आपके पास आ जाएगा 946। इसी तरह अगर मैं 510 में से 16 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास 510 में से 16 को माइनस करके आपके पास आ जाएगा 494। इसी तरह हम ए बी और अल्फ़ा बी की भी वैल्यूज है, और ये हमारे पास आ जाएगी 452 एंड 38। अब हमने इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टीजेंसी टेबल, अब हमने ये देखना है कि आपके पास ये नेगेटिवली एसोसिएट है, पॉजिटिवली एसोसिएट है या इंडिपेंडेंट है। और ये चेक करने के लिए आपको चाहिए ए बी, अगर ये ए बी इक्वल है ए बी और डिवाइडेड बाय एन, ये चीज़ आपने इसमें फाइंड करनी है। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 452 है, ए की वैल्यू आपके पास 946 है और बी की वैल्यू हमारे पास 490 है और एन जो है वो हमारे पास क्या है 1000 है। अगर आप इसको राइट साइड को सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 452 इज़ इक्वल्स टू 463.54, यानी कि आपके पास 452 जो है वो आपके पास छोटा है 463.54 से, तो ये आपके पास हो जाएंगे नेगेटिवली एसोसिएटेड। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिवली एसोसिएटेड। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाती है तो वो पॉजिटिवली एसोसिएट होते हैं, और अगर हमारे पास लेफ़्ट राइट साइड दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाते। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक्स बार गिवन है, सिग्मा गिवन है, एन गिवन है, जेड अल्फ़ा बाई 2 गिवन है, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है सी आई इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन को हम यूज़ करेंगे। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास गिवन है 42 प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। जेड अल्फ़ा बाई 2 आपके पास है 1.645 और सिग्मा जो है वो आपके पास है 8 और डिवाइडेड बाय एन जो है वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 64।
तो यहाँ पे हमारे पास मीन की वैल्यू 42.7 है, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 42.7 प्लस माइनस, अब जो √64 होता है वो 8 के बराबर होता है, तो 8/8 आपके पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.645 इंटू 1। अब आपने एक दफ़ा इसको माइनस में करना है और एक दफ़ा प्लस में करना है, तो आपके पास एक दफ़ा माइनस में यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास एक दफ़ा माइनस में करेंगे तो ये आ जाएगा 42.7 माइनस 1.645, और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 42.7 प्लस 1.645। तो आपके पास दोनों का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 41.055, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 44.345। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया 41.0455 और 44.345। नेक्स्ट है आपके पास डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल एंड कंपोसाइट हाइपोथेसिस। सिंपल और कंपोसाइट हाइपोथेसिस में सिंपल डिफरेंस ये है, सिंपल में आपके पास मीन और वेरिएंस आपको दोनों पता है, मीन और वेरिएंस आपका दोनों नॉन होता है, और जब मीन और वेरिएंस दोनों नॉन होता है आप मोस्टली जी टेस्ट का इस्तेमाल वहाँ पे कर रहे हो। तो कंपोसाइट में ये होता है कि आपके पास पार्शियल जो होता है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब लाइक आपको मीन गिवन है, आपका वेरिएंस जो है वो अननोन होता है, मतलब आपको कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन, आपको तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो गिवन नहीं होते, तो वो आपके पास कंपोसाइट हाइपोथेसिस है। फॉर एग्जांपल म्यू तो गिवन है लेकिन आपको वेरिएंस का कुछ भी पता नहीं है, तो तब उस साइड पे जो है वो हम क्या करते हैं, कंपोसाइट हाइपोथेसिस लगाते हैं। या आपके पास जैसे हमारे पास म्यू = 50 आपको गिवन है, लेकिन कंपोसाइट में हो सकता है एक तो आपके पास ग्रेटर और लेस देन का वो हो कि आपके पास म्यू ग्रेटर देन है, लेस देन है, दूसरा सिग्मा जो है वो आपके पास अननोन है, तो इसके लिए आपके पास मोस्टली जो है वो हम कंपोसाइट हाइपोथेसिस पे जाते हैं, यानी कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट या काई स्क्वायर का टेस्ट हम यूज़ करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, तो आपके पास ये लास्ट चैप्टर नंबर 19 में से है, और इसमें से मोस्टली आपके पास क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आपके पास क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम रैम की बात करें तो रैम आपके पास परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, ये आपके पास वॉल्टाइल होती है, यानी कि आपके पास